हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका फिर से एक क्लासेज में। आज अपने सेकंड यूनिट बायोलॉजी की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव की ग्रंथियां यानी ह्यूमन ग्लैंड्स। देखिए, मानव ग्रंथियां मानव की ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स। बेसिकली अगर अपने बात करें तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से ग्रंथियां जो है वो तीन प्रकार की पाई जाती है: अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? तीन प्रकार की। नंबर एक, अंतःस्त्रावी। नंबर दो, बहिस्त्रावी। और नंबर तीन है मिश्रित ग्रंथियां। सबसे पहले अगर अपने बात करें कि तीनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में पॉइंट नंबर एक है, इनसे स्त्रावित जो पदार्थ होता है, इनसे किसका स्राव होता है? मेनली अगर अपनी बात करें तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। बहिस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है, उनसे एंजाइम का स्राव होता है। बहिस्त्रावी ग्रंथियों से एंजाइम का स्राव होता है। और मिश्रित जो ग्रंथियां होती हैं, उनसे हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तीनों ग्रंथियों को अपने अलग अलग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां या फिर इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोला जाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को स्टार्ट करने से पहले हमें हार्मोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, हार्मोन जो होते हैं वो किससे बनते हैं? हमारे शरीर में हार्मोन जो है, अगर अपने बात करें हार्मोनों की, तो हार्मोनों की अगर अपने बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, वसा, वसीय अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, वसीय अम्ल, स्टीरॉइड आदि कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं। आदि कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। यानी हार्मोन ऐसे तरल होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, वसीय अम्ल, स्टीरॉइड और कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ये हार्मोन की क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ देखिए, हार्मोन जो है वो किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से। इसके बारे में हमने बात कर दी थी कि हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है वो किस प्रकार की होती है? डक्टलेस। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, यानी नलिका विहीन। डक्टलेस ग्लैंड यानी नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। और ये अपने स्त्राव, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अपने स्त्राव जो है वो सीधे रुधिर में या फिर अगर अपनी बात करें
तो ब्लड में डालती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अपने स्त्राव जो है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है। इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। क्लियर होगी बात यहां तक। नेक्स्ट अपने देखते हैं हार्मोन जो है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें सबसे पहले हार्मोनों का जो नामकरण है, हार्मोनों का नामकरण स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने किया। यानी हार्मोन शब्द जो है वो अपनी बात कर सकते हैं कि किसने दिया, सबसे पहले स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसके साथ साथ अंतःस्त्रावी तंत्र का जो जनक है वो किसे बोला जाता है, या फिर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन है। ये थी सामान्य सी या फिर जनरल सी बातें किसके बारे में? हार्मोनों के बारे में। और हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होते हैं। इसके साथ साथ हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहला खोजा गया हार्मोन, यानी सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन जो था उसका नाम था सिक्रेटिन। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। क्लियर होगी बात यहां तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बहिस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में भी थोड़ी सी अपनी चर्चा कर लेते हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है ये ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, यानी इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड ये नहीं होती। दूसरी बात, ये अपने स्त्राव नलिका के माध्यम से, ये अपने स्त्राव नलिका के माध्यम से स्त्रावित करती है। नेक्स्ट, इनका लक्षित अंग जो होता है, इनका लक्षित अंग पास में होता है, यानी इनका लक्षित अंग क्या होता है? इनके पास में होता है। इसके साथ साथ अगर अपने यहां पे अंतःस्त्रावी में और देखें तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो थी इनका लक्षित अंग जो होता है वो दूर होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का लक्षित अंग कहां होता है? दूर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपने बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो पूरे शरीर की वृद्धि करता है एक साथ। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। अगर इसका लक्षित अंग पास में होता तो केवल मस्तिष्क का आकार बढ़ता, ना कि पूरे शरीर का। इसलिए अपने कह सकते हैं कि अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है इनका लक्षित अंग दूर होता है और पूरे के पूरे होल बॉडी का जो ब्लड है उस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ये फैलती है। यानी इनका स्त्राव हार्मोन जो होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू फैलता है, लेकिन इनका लक्षित अंग इनके पास में ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, यानी उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें तो जठर ग्रंथियां किसका स्त्राव करेगी? जठर रस का। और इससे पहले हम पाचन के बारे में जो पढ़ा था उसके अंदर जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले जठर रस के बारे में बात की थी।
तो जठर रस जो था वो अमाशय के अंदर ही वर्क कर रहा था, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके अगर अपने और एग्जांपल की बात करें तो लेक्राइमल ग्लैंड होती है, लेक्राइमल ग्लैंड या लेक्राइमल ग्रंथि, जिसको अपने अश्रु ग्रंथि भी बोला जाता है। ये कहाँ स्थित होती है? आंख में स्थित होती है। तो अपने कह सकते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनका लक्षित अंग पास में स्थित होता है, नलिकाओं के द्वारा इनका स्राव किया जाता है और इनसे स्रावित होने वाला तरल पदार्थ जो होता है वो एंजाइम्स होते हैं। अब अपने थोड़ा सा एंजाइम्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, एंजाइम्स जो है वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों से। एंजाइम किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसके साथ साथ एंजाइम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। इसके एंजाइम्स के लिए बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसकी एक डेफिनेशन चल रही है, वो कौन सी है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट all proteins are not enzymes। इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनीय प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन जो है वो कभी भी एंजाइम का निर्माण नहीं करती। लेकिन हार्मोनों की बात करें, यहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन और करके देख लेते हैं अपने, किसका? हार्मोन का और एंजाइम का। एंजाइम केवल और केवल किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, जबकि हार्मोन जो होते हैं वो तीनों जैव अणुओं से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा से बनता है वसीय अम्ल, प्रोटीन में होता है अमीनो अम्ल या फिर अमाइनो एसिड, इन सभी से बना होता है। इसके साथ साथ स्टीरॉइड। तो हार्मोन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और स्टीरॉइड से बने होते हैं, जबकि एंजाइम जो होते हैं वो मात्र किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइमों का नामकरण या फिर एंजाइमों को एंजाइम नाम सबसे पहले दिया था कुहने ने। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कुहने, उसने सबसे पहले एंजाइमों के बारे में एंजाइम शब्द का यूज किया। इसके साथ साथ प्रथम जो एंजाइम था, प्रथम एंजाइम जिसको खोजा गया था उसका नाम था यूरिएज। प्रथम खोजा गया एंजाइम कौन सा था? यूरिएज, जिसको कहां से खोजा गया? मानव मूत्र से। प्रथम खोजा गया एंजाइम होता है यूरिएज और मानव मूत्र से इसको खोजा गया। और जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा उसका नाम क्या था? बुकनर। क्या नाम था? बुकनर। ये थी बेसिक सी बातें एंजाइम के बारे में। दूसरा और देखिए, एंजाइम जो होते हैं ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं
जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इनको जैव रासायनिक उत्प्रेरक या फिर बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं, इसलिए इनको बायोकैटालिस्ट भी बोला जाता है। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को जब ये उत्प्रेरित करते हैं तो इनमें समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। समय के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी समय अपरिवर्तित रहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को की दर को क्या कर देते हैं, ये परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित करने का मतलब होता है बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विशेषता किसकी होती है? एंजाइम्स की होती है। हमने यहाँ पे बात की है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हार्मोनों का स्त्राव करती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो एंजाइम्स का स्त्राव करती है। मिश्रित ग्रंथियां जैसे पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन्स का भी स्त्राव करती है और एंजाइम्स का भी स्त्राव करती है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें तो मानव के शरीर में समन्वय का कार्य यानी कोऑर्डिनेशन का कार्य जो है किस किस के द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां प्लस तंत्रिका तंत्र द्वारा, यानी समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर समन्वय का कार्य करती है और इन सभी को अपने विज्ञान की भाषा में एक नाम से जानते हैं जिसको अपने बोला जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, इसको एक नाम से अपने डिनोट कर सकते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना। अंतःस्रावीय ग्रंथियों को अपने बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम या फिर इसकी कोशिका को अपने बोलते हैं न्यूरॉन्स। इसकी कोशिका को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स। इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनसे नाम बनता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ये तो हमने बेसिक बात पढ़ी थी हार्मोन्स के बारे में और एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट अपने ग्रंथियों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी ग्रंथि होती है इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इस ग्रंथि को शुरू करने से पहले अपने देखते हैं कि मानव के अंदर लगभग 9 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी ग्रंथियां जो है वो शरीर के किस भाग में स्थित होती है उसको अपने एक बेसिक से डायग्राम से देखेंगे। देखिए यहां पे अगर अपने आउटलाइन स्ट्रक्चर बनाए मानव की
तो मानव की स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां स्थित होती है। कौन सी मस्तिष्क में, ये मस्तिष्क का भाग है। इस मस्तिष्क के अंदर ग्रंथि स्थित होती है, जैसे हाइपोथैलेमस, यहीं पर इसके नीचे की तरफ पीयूष ग्रंथि, और यहीं पे एक ग्रंथि और स्थित होती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि। उसके बाद गले के अंदर यहाँ पे ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के नीचे की तरफ या इसकी सतह के ऊपर ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि। इसके बाद चेस्ट भाग में यानी छाती के भाग में भी एक ग्रंथि स्थित होती है जिसका नाम होता है थाइमस ग्रंथि। इसका नाम है थाइमस ग्रंथि। इसके बाद में पेट के अंदर एक ग्रंथि स्थित होती है जिसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद में मानव की जो दोनों किडनियां होती हैं उसके ऊपर भी ग्रंथियां स्थित होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथियां। इसके साथ साथ में अब नीचे की तरफ अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष में ग्रंथि स्थित होती है वसन ग्रंथि, और मादा के अंदर ग्रंथि स्थित होती है जिसका नाम होता है अंडाशय ग्रंथि। इस तरीके से अपने ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी होगी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, तीनों ग्रंथियां कहां स्थित होती है? मस्तिष्क के अंदर। गले में थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है। उसके बाद में चेस्ट भाग में थाइमस ग्रंथि होती है, फिर होती है अग्नाशय, फिर वृक्क या फिर किडनी के ऊपर ग्रंथियां स्थित होती हैं जिनका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद में महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि और पुरुषों के अंदर वसन ग्रंथियां स्थित होती हैं। अब अपने एक एक ग्रंथि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए 10th तक का लेवल ही हम पढ़ेंगे, डिटेल में जाए तो बहुत कुछ है इनके अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन अपने 10th तक का लेवल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में सामान्य जानकारी अगर अपने देखें, यह मस्तिष्क में स्थित होती है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका दूसरा नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर इसका एक नाम और होता है हेडमास्टर ग्लैंड। देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के अंदर, उसको अपने मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की समस्त ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है, लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसलिए इसका नाम है हेडमास्टर ग्लैंड या फिर हेडमास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलेंगे, जबकि हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्क में स्थित होती है। इससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? मोचक हार्मोन और दूसरा है निरोधी हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन इसमें से निकलते हैं। कौन कौन सा? देखिए मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोनों का कार्य क्या होता है? ये दोनों हार्मोन संदेश भेजेंगे। ये दोनों हार्मोन संदेश भेजते हैं किसके पास? पीयूष ग्रंथि के पास।
या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास ये इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। अगर हार्मोन रिलीज करना है, इसको रिलीजिंग हार्मोन यानी मोचक हार्मोन, और इसको निरोधी हार्मोन यानी इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। किसी भी हार्मोन को रिलीज करने के लिए संदेश भेजा जाता है कि हार्मोन को रिलीज किया जाए, और अगर किसी हार्मोन को का रिलीजेशन जो है वो कम करना है, उसके लिए भी संदेश भेजा जाता है पीयूष ग्रंथि के पास। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो बेसिक सी अपने बात करें, एक सारांश देखें तो ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करती है। उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, और इसकी पोजीशन कहां पर होती है उसको देख लेते हैं हमने सबसे पहले। इस तरीके से यहां पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये होती है स्फिनोइड अस्थि। स्फिनोइड अस्थि, स्फिनोइड अस्थि यानी हमारा जो माथा है बिल्कुल फ्रंट का, यहां पर जो हड्डी होती है इसका नाम होता है स्फिनोइड अस्थि। और इस स्फिनोइड अस्थि के अंदर की तरफ इस वाले भाग में गर्त पाया जाता है, यानी ये गड्ढा होता है, ये खोखली जगह होती है, इसका नाम होता है सेला टर्सिका। इसका नाम होता है सेला टर्सिका। और ये स्थिति जो होती है ये पीयूष ग्रंथि की स्थिति है। पीयूष ग्रंथि से ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को जोड़ने वाला ये जो तंतु है इस तंतु का नाम होता है इनफंडीबुलम। तो पीयूष ग्रंथि की स्थिति देखिए, पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के स्फिनोइड अस्थि के पीछे की तरफ सेला टर्सिका नामक गर्तिका में स्थित होती है, और इनफंडीबुलम नामक तंतु के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। ये इसकी बेसिक सी स्थिति की बात हो गई। अब अगर अपने इसी ग्रंथि का अलग से डायग्राम देखें तो ये आ गया इनफंडीबुलम, और इस तरीके से इसकी स्थिति होती है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है, इस पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इसे बोलते हैं पश्चपाली, और ये भाग है अग्रपाली। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये भाग है अग्रपाली, ये वाला भाग है पश्चपाली, और ये वाला भाग है मध्य भाग या फिर इंटरमीडिया। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस, पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस। पश्चपाली को क्या लिख सकते हैं अपने? एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और मध्य भाग को अपने बोल सकते हैं पारस इंटरमीडिया, या फिर मध्य भाग ही अपने बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो कितने भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि के? 3 भाग होते हैं संरचनात्मक रूप से। अग्रपाली जिसको अपने एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं,
पश्चपाली जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और मध्य भाग जिसको पारस इंटरमीडिया कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मानव के अंदर ये भाग नहीं होता या फिर मात्र अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा रूमिनेंट्स जो होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ये भाग सक्रिय होता है, लेकिन मानव के अंदर ये भाग सक्रिय नहीं होता। मुख्य रूप से दो ही भाग होते हैं, अग्रपाली और पश्चपाली, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट अपने देखते हैं इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, और इन हार्मोनों की अगर अपने बात करें उससे पहले अपने देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि का आकार किसके समान होता है? मटर के दाने जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी शरीर की अन्य ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि के दो भाग हमने पढ़े थे इस तरीके से, ये भाग अग्रपाली, ये भाग पश्चपाली। इनसे कुछ एक हार्मोन्स निकलते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो इन हार्मोन्स के अगर अपने शॉर्ट ट्रिक के बारे में देखें तो पहले आपने शॉर्ट ट्रिक याद करनी है ताकि आपको हार्मोन अच्छी तरीके से याद हो जाए। शॉर्ट ट्रिक इनकी होती है GLAT गलत, FMPOA, यानी पूरा देखें तो गलत FMPOA क्या होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म? गलत FMPOA। इसके अंदर कितने भाग हो गए, कितने हार्मोन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार के हार्मोनों का स्राव किया जाता है। इनमें से मात्र 2 हार्मोन मनुष्य के अंदर होते हैं जिनका स्राव न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। 7 का स्राव जो है वो किसके द्वारा होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। अब अपने इन सभी हार्मोन्स को अलग अलग देखेंगे कि इनका क्या क्या कार्य होता है या फिर इनकी क्या क्या कार्य प्रणालियां होती हैं। सबसे पहले अगर अपनी बात करें, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, अलग अलग चलेंगे। GLAT गलत, FMPOA पहला हार्मोन जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, जिसका नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन का बेसिकली कार्य क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन जो है ये मनुष्य के अंदर शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। ग्रोथ हार्मोन शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। अगर अपने ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? बाल्यावस्था में देखें तो ग्रोथ हार्मोन की बाल्यावस्था में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। अगर बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो इससे एक रोग लगता है जिसको अपने बौनापन कहते हैं। एक तरह का रोग ही होता है बौनापन या ड्वार्फिज्म, बौनापन या फिर ड्वार्फिज्म, यानी ड्वार्फ व्यक्ति बौना रह जाता है अगर बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन की कमी रह जाए तो। अगर अधिकता हो जाए तो इससे शरीर हो जाता है भीमकाय,
यानी जाइगेटिज्म। भीमकाय या फिर अगर अपने इसको बोले तो जाइगेटिज्म। जैसे ग्रेट खली को अगर अपने देखें तो उसमें बाल्य अवस्था में ग्रोथ हार्मोन की वृद्धि होगी तो उसका शरीर क्या हो जाता है, भीमकाय हो गया, यानी जाइगेटिज्म। अब अगर अपने बात करें कि अपनी उम्र के व्यक्तियों के अंदर अगर इसकी वृद्धि हो जाए, वयस्क अवस्था में ग्रोथ हार्मोन की अगर वृद्धि हो जाती है तो इसे अपने एक्रोमिगेली कहते हैं। क्या कहा जाता है, एक्रोमिगेली। और एक्रोमिगेली में होता क्या है, शरीर के किसी विशेष भाग में, शरीर के किसी विशेष भाग में अनियमित वृद्धि हो जाती है, अनियमित या फिर अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, किसमें, एक्रोमिगेली। ये था ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट अपने देखें तो दूसरा हार्मोन है, शॉर्ट फॉर्म देखिए, ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद में GLAT, गलत FM पे ओए। दूसरा हार्मोन है L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दूसरा हार्मोन होता है L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है, ज्यादातर महिलाओं में इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। मेंस्ट्रुअल या फिर महिलाओं के अंदर MC की अगर अपने बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर MC के दौरान 14वें दिन अंडोत्सर्ग में सहायक होता है। ये तो होता है फीमेल में। अगर मेल के अंदर अगर अपने बात करें तो ये शुक्र जनन में सहायक होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर किस में सहायक होता है, शुक्र जनन में, ठीक है ना। पीछे एक बार फिर से देखें, तीसरा हार्मोन ए से होता है ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि के स्त्राव को प्रेरित करता है। ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि के जो स्त्राव होते हैं उनको प्रेरित करता है। तीसरा T, इसको बोलते हैं TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित को प्रेरित करता है। अगला है F को बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। F को क्या बोला जाता है, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। इसका क्या कार्य होता है, देखिए, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर ये शुक्र जनन में सहायक है, यानी शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है, जबकि फीमेल के अंदर ये अंड जनन में सहायक है। कौन सा हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। तो गलत FM। अगला है M को बोलते हैं MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम होता है इसका, मिलेनोसाइट
स्टिमुलेटिंग मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए इसका कार्य क्या होता है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन मुख्य रूप से मिलेनोसाइट या फिर मिलेनोमॉर्फस जो होते हैं, ध्यान से देखना, ये हार्मोन मिलेनोसाइट या फिर मिलेनोमॉर्फस, मिलेनोसाइट या मिलेनोमॉर्फस को प्रेरित करता है और किस में बदल देता है, मिलेनिन वर्णक में बदल देता है। जिससे मिलेनिन वर्णक में बदल देता है और इसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है, त्वचा का रंग जो है वो गहरा पड़ जाता है। त्वचा का रंग क्या हो जाता है, गहरा पड़ जाता है। ज्यादातर धूप में त्वचा का रंग जो गहरा होता है वो किसके कारण होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण होता है। ये मिलेनोसाइट या मिलेनोमॉर्फस को मिलेनिन वर्णक में कन्वर्ट करता है, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। अगला है पी यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, अब देखिए इसका क्या कार्य होता है। ये माता के अंदर, ये माता में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। माता के अंदर दुग्ध निर्माण को ये प्रेरित करता है। ये थे हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले। अगर अपने न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोनों की बात करें तो सबसे पहला है ओ यानी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन या फिर पिटोसिन। देखिए इसका कार्य क्या होता है। ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन जो होता है, ये जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ये क्या करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। यानी गर्भाशय और योनि की मांसपेशियों के अंदर संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा होती है और बच्चे के जन्म में ये सहायक होता है। तो इसको अपने क्या कह सकते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन। इसके कार्यों के आधार पे अपने इसको नाम दे सकते हैं अलग अलग। प्रसव पीड़ा हार्मोन, दूसरा है लव हार्मोन। लव हार्मोन का मतलब होता है माता का अपनी संतान के प्रति जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसमें भी ये हार्मोन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ इसे अपने बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन यानी बच्चे के जन्म में ये सहायक होता है। अगला दुग्ध हार्मोन। अगला इसे अपने क्या नाम और दे सकते हैं भाई, दुग्ध हार्मोन। दुग्ध हार्मोन यानी ये दुग्ध के स्त्रावण को, दुग्ध के सिक्रीशन को, मिल्क सिक्रीशन को प्रेरित करता है। आज भी अगर अपने बात करें तो अमेरिका और इसके साथ साथ यूरोप के अंदर, अमेरिका और यूरोप के अंदर गायों और भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन के भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे उनमें दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन ये एक नेचुरल तरीका नहीं है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्लियर होगी बात। ये था हमारा ऑक्सीटोसिन या फिर पिटोसिन हार्मोन, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करेगा। लव हार्मोन है, माता का अपनी संतान के प्रति स्नेह प्रकट करता है। बर्थ हार्मोन है क्योंकि बच्चे के जन्म में सहायक है। दुग्ध हार्मोन है, दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। क्लियर हो गई यहां तक। सबसे लास्ट वाला देखिए, हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, यानी लास्ट वाला आपने शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इस तरफ, ए वाला ADH, इसको बोलते हैं एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन या इसी को अपने बोलते हैं
वेसोप्रेसिन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसी को क्या बोला जाता है, वेसोप्रेसिन बोला जाता है। इसका देखिए कार्य क्या होता है। एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर पानी प्लस लवणों के संतुलन में सहायक है। पानी और लवणों के संतुलन में सहायक है कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहने का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो वाटर होता है वो किडनी से फिल्टर होता है, उसमें से जो लवण या फिर मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनको एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में बाहर उत्सर्जित ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मुख्य कार्य होता है, ये उसको रोक देता है। लेकिन क्या होता है हमारी कुछ एक आदतों की वजह से, जैसे एल्कोहल का सेवन यानी शराब पीने से, एल्कोहल यानी शराब से, इसके साथ साथ चाय और कॉफी से, चाय और कॉफी या एल्कोहल इनका बार बार सेवन करने से एडीएच की मात्रा जो होती है वो डाउन हो जाती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा या इसका लेवल जो होता है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है, जिसके कारण एक रोग लग जाता है जिसको बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडिस। इस रोग का नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडिस। अब देखिए ये डायबिटीज इंसिपिडिस, ये वो इंसुलिन के कारण डायबिटीज होती है वो वाला नहीं है, वो होता है डायबिटीज मेलिटस। ये है डायबिटीज इंसिपिडिस। ये कौन सा है, डायबिटीज इंसिपिडिस। इसके कारण मूत्र निर्माण जो है वो बढ़ जाता है और बार बार मूत्र उत्सर्जन होता है, बार बार मूत्र का उत्सर्जन करना पड़ता है, और बार बार मूत्र का उत्सर्जन जो होता है इसको पॉलीयूरिया कहा जाता है, यानी पॉलीयूरिया या फिर पॉलीयूरेमिया कहा जाता है, बार बार मूत्र का विसर्जन करना। अब देखिए कई जीवों के अंदर इसमें विशेष प्रकार की क्षमता होती है। जैसे अगर अपनी बात करें तो रेगिस्तान में एक कंगारू चूहा होता है, रेगिस्तान में एक कंगारू चूहा है जो कभी भी पानी नहीं पीता, जो कभी भी पानी नहीं पीता है, लेकिन उसके शरीर में एडीएच हार्मोन जो होता है उसकी अधिकता होती है, तो वो अपनी बॉडी में से पानी का फॉर्मेशन कर लेता है वसा के थ्रू। ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे इससे आगे वाली ग्रंथियों के बारे में। फिलहाल यहीं तक अपने बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।